नमस्कार नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि कोविशील्ड प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए और ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उक्त वैक्सीन लेने से पीड़ित नागरिकों को सम्यक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए और जो लोग टीके के कारण तमाम अवांछित बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके उपचार की गारंटी कंपनी ले। साथ ही टीका निर्माता कंपनी को लाभ पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के कोष से वसूली की जाए। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के अनुसार 1% से 2% चुनावी आंकड़े अभी भी बढ़ सकते हैं, लेकिन चिंता का विषय ये बन गया है कि ऐसा किसी प्रदेश में पहली बार हो सकता है, क्योंकि चुनाव 19 अप्रैल को हो चुका है और अभी भी कोई तस्वीर आंकड़ों को लेकर साफ नहीं हुई है। इस पर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 58% का आंकड़ा उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पहले जारी कर लिया था। अब यह आंकड़ा 1% से 2% बढ़ भी सकता है। उन्होंने कहा इसमें कहीं न कहीं साजिश की बू आ रही है, या तो निर्वाचन आयोग पर कोई दबाव बन रहा होगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि निर्वाचन आयोग इस तरह की बात करे कि जो पोलिंग के बाद आंकड़े दिए गए 58% और अब कह रहे हो बदल सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। निर्वाचन आयोग ये कह रहा है, या तो दबाव बन रहा होगा, और क्या हो सकता है। ये बात तो पहले टाइम हो रही है और निर्वाचन आयोग किसी आधार पर कह रहा होगा, वरना इतना बड़ा अधिकारी इस तरह की बात क्यों करेगा। गंभीरता इसमें साजिश की बू आ रही है और यह उत्तराखंड के लिए बहुत दुखद है, पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली बात अगर इस तरह की बात न हो। 10 मई से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड पर है, जिसे लेकर देहरादून के पुलिस मुख्यालय में एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस बात पर एपी अंशुमान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन पर चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम जनपदों द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है और भीड़ नियंत्रण के लिए योजना बनाई गई है, जिसकी बैठक में समीक्षा की गई। आपने बिल्कुल सही कहा। चारधाम यात्रा में पिछले साल भी, जैसा कि आप अवगत होंगे, 56 लाख के आसपास भीड़ आई थी। जो श्रद्धालु है वो आए थे विभिन्न धामों में। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है और उसी के मद्देनजर पुलिस विभाग के द्वारा तमाम तैयारियां की गई हैं। इस संबंध में हमने कई मीटिंग्स करी है। कल भी एक मीटिंग करी थी जिसमें हमने सबसे ज़्यादा जोर जो भीड़ नियंत्रण का है और यातायात का जो प्रबंधन है उसके बारे में हमने बात करी थी। और तमाम जनपदों के द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। आगामी 4 धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड के जरिए कमर्शियल गाड़ियों का पंजीकरण किया जा रहा है, तो वहीं यात्रियों के पंजीकरण के लिए ट्रिप कार्ड का भी उपयोग किया जा रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि 4 अप्रैल से ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक करीब 2300 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और 6 मई के आसपास ट्रिप कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। अभी ग्रीन कार्ड बनना शुरू हो गए थे। वैसे तो हमने 4 तारीख से शुरू कर दिया था, लेकिन 4 अप्रैल से 20-21 तारीख तक पोलिंग के कारण गाड़ियां फंसी हुई थी और लोगों के पास समय भी नहीं था, तो उस समय तो बहुत काम हुआ नहीं था। इसके बाद थोड़ा सा जोर पकड़ा है। लगभग 2300 गाड़ियों पे के ग्रीन कार्ड कल तक बन चुके थे।
चंपावत के पूर्व विधायक और उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का निधन हो गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि वन विभाग विकास निगम के अध्यक्ष, पूर्व विधायक, प्रिय मित्र और बड़े भाई कैलाश गहतोड़ी जी के निधन का पीड़ादायक समाचार सुन स्तब्ध हूं। कैलाश जी का जाना संगठन, प्रदेश के साथ साथ मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। इस असीम कष्ट को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं। चारधाम यात्रा के दौरान किसी आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए चारधाम यात्रा से जुड़े जिलों में मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों को परखा गया। बता दें कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित मॉक ड्रिल में यात्रा मार्ग स्थित जिलों ने आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी अपनी कार्य योजना पेश की। वहीं सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम से मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलों की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। आगामी चारधाम यात्रा के लिए दून पुलिस ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते देहरादून में चारधाम यात्रा के दौरान ड्रोन से निगरानी की जाएगी। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए पहाड़ों की तरफ से जाने से पहले ऋषिकेश का तपोवन क्षेत्र केंद्र माना जाता है, जहां पर यात्रियों का पंजीकरण भी होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात प्रबंधन हमारी प्राथमिकता होती है, जिसके लिए चीता मोबाइल बल की संख्या हमने बढ़ा दी है और हॉक आई के साथ मिलकर ड्रोन से यातायात व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। देखिए, चारधाम यात्रा का सबसे बड़ा अगर देखा जाए, यहाँ पर नीचे जब पहाड़ चढ़ने से पहले, धामों को जाने से पहले ऋषिकेश का जो एरिया है, तपोवन का एरिया कहेंगे, जो टेहरी में पड़ता है, वो बहुत बड़ा सेंटर होता है, क्योंकि यहाँ लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, यहाँ पर स्टे भी करते हैं और फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हैं। तो उसको देखते हुए चूंकि यातायात प्रबंधन ही हमारे लिए मेन व्यवस्था होती है, तो इस बार चीता मोबाइल की हमने संख्या वहां पर बढ़ाई है। कोशिश कर रहे हैं कि इसको हमने इस बार जो श्यामपुर फाटक हमारा बहुत बड़ा दिक्कत थी, वो भी चौड़ीकरण होकर हमारा फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगा, जिससे भी कुछ राहत मिलेगी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग लगातार सकारात्मक पहल कर रहा है। वहीं चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष साइना ने कहा है कि प्रदेश के सभी चारों राजकीय मेडिकल कॉलेज से पास आउट चिकित्सकों को कई क्षेत्रों में तैनाती दी जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में इस समय चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में काफी संख्या में यात्रा मार्गों में डॉक्टर की जरूरत है। यात्रा मार्गों पर इन डॉक्टरों की तैनाती एक बड़ी पहल साबित होगी और इससे तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत अभी 4 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। दून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ से जितने भी जो है एमबीबीएस स्टूडेंट जो है जो पास हो जाते हैं और जो पीजी पास हो जाते हैं, तो वो स्वास्थ्य विभाग में अगर जिनका बॉन्ड है तो वो हम उनको स्वास्थ्य विभाग को जो है दे देते हैं। तो जितना भी जो है साल का जो है बॉन्ड होता है, तो वहाँ पर वो सेवा करते हैं। 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर देश भर में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, तो वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी यात्रियों के आवागमन के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बात को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने कहा कि हमने चारधाम यात्रा के लिए 100 बसों की व्यवस्था कई डिपो से की है। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम की तरफ से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए नियमित सेवाएं प्रतिदिन संचालित की जाएंगी। परिवहन निगम द्वारा चारधाम यात्रा के लिए 100 बसें की व्यवस्था की गई है विभिन्न डिपो से।
जो आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और परिवहन निगम द्वारा केदारनाथ और बद्रीनाथ की नियमित सेवाएं प्रतिदिन सब संचालित की जाएंगी। बाकी यदि ज़्यादा भीड़ बढ़ती है और अतिरिक्त बसों की आवश्यकता होती है तो परिवहन निगम द्वारा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी छोटी बड़ी सड़कों को ठीक करने का काम तेजी से किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि कहीं सड़क खराब ना हो, जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड और बारिश से अगर सड़क खराब होती है तो उनको तुरंत दुरुस्त करने के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। चारधाम यात्रा जो कि जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है, 10 मई को कपाट खुल रहे हैं और हम लोग लगातार तैयारियां कर रहे हैं। अपनी काफ़ी सारी सड़कों पे हमने काम कर लिया है। कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं हमारे, जिस पे काफ़ी सालों से काम चल रहा है, जिसमें जो लैंडस्लाइड की ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, जो जोशीमठ से हमारा बद्रीनाथ धाम का जो रोड है, इसी तरीके से बड़कोट से यमुनोत्री का जो स्ट्रेच है, धरासू से ये गंगोत्री का स्ट्रेच है, ये लॉन्ग टर्म काम है जिसपे कि काम स्टार्ट कर दिया गया है। थोड़ा उसमें समय लगने की संभावना है, लेकिन उसकी जो सतह है, जो सरफेस है, जो ड्राइविंग क्वालिटी चाहिए, उस पर काफ़ी हद तक हमने सुधार किया है। और जहाँ जहाँ पे कोई माइनर इश्यूज थे जो रिपेयर करने थे, वो हम लोगों ने कराया है। केदारनाथ धाम जाते समय जो गुप्त काशी से कुंड के बीच का जो स्ट्रेच था, उसको हमने पूरा नया बना दिया है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत खतरनाक गंगा तटों पर जाने वाले पर्यटकों पर पुलिस अब रहम करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसीलिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत खतरनाक गंगा तटों पर जाने वाले पर्यटकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। एक दिन में पुलिस ने 52 पर्यटकों को खतरनाक गंगा तटों से भागते हुए उनके खिलाफ चालान काट जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि खतरनाक गंगा तटों पर पर्यटकों को जाने से रोकने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। बड़े बड़े पत्थरों पर जागरूकता के संदेश भी लिखे हैं। एसएसपी ने बताया कि 40 पर्यटकों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 20 पर्यटकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। पौड़ी पुलिस के द्वारा मिशन मर्यादा के अंतर्गत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभियान के अंतर्गत हम लोग जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस में जो लोग उपद्रव मचाते हैं या फिर वहाँ पे न्यूसेंस फैलाते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और इनका मौके पे हम पुलिस एक्ट में चालान करते हैं। आगे भी ये हम अभियान जो है इंटेंसिवली चलाते रहेंगे, ताकि जो ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी मर्यादा बनी रहे और वहाँ पे जो सौहार्द है वो। आगामी 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों के लिए एसओपी जारी की है, जिसमें यात्रियों के लिए दी गई गाइडलाइन को पालन करने के लिए कहा गया है। तो वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि हमने यात्रियों से अनुरोध भी किया है कि वो सफर करते समय 2 से 3 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लें। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले यात्रियों से ये भी अपील की गई है कि वो अपने साथ मौसम के हिसाब से कपड़े, जरूरी दवाइयां भी साथ में लेकर चलें। देखिए, इस संबंध में पहले 1 महीने पहले सभी दूसरे स्टेट्स के स्वास्थ्य सचिवगणों को हमने लेटर लिखा था और रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसे डॉक्टर हों, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हों या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों, जो सेवा देने के इच्छुक हों, सेवा भाव से आना चाहते हों और पिलग्रिम्स की सेवा करना चाहते हों, तो वो उनका वेलकम है। उनके रहने ठहरने की व्यवस्था हम लोग स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड करेगा। तो इस तर्ज पे हमने दोबारा भी एक रिमाइंडर भेजा है। तो अभी फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन कुछ क्लियर आया नहीं है स्टेट से, लेकिन हम आयकर विभाग ने ऋषिकेश के एक प्रॉपर्टी डीलर और मुन्नी की रेती में एक होटल कारोबारी के यहाँ छापेमारी की। इस छापेमारी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल 10 घंटे से ज्यादा की हुई इस कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग की टीम ने तमाम दस्तावेज
जांच के लिए कब्जे में लिए हैं। बता दें कि आयकर विभाग की 2 टीम ऋषिकेश पहुंची। पहली टीम ने हरिद्वार रोड स्थित सत्यम प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस और उनके अग्रसेन नगर स्थित आवास पर छापेमारी की। वहीं दूसरी टीम मुनि की रेती के होटल में पहुंची। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए सभी संचालकों के मोबाइल अपने कब्जे में ले लिए। ऑफिस, होटल और घर के अंदर जो भी लोग थे उनको बाहर जाने के लिए पाबंद कर दिया गया। नैनीताल जिले में बिजली विभाग ने बिल वसूली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नैनीताल जिले में 2023-24 में 524 करोड़ रुपए की बकाया वसूली की गई है। वहीं बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल 541 करोड़ का टारगेट रखा गया था और 97% की वसूली की गई है। इसके साथ ही बिजली चोरी के 296 मामले पकड़े गए हैं, जिनमें 33 मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बिजली चोरी करने वालों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें 29 लाख रुपए की वसूली की गई है। साथ ही अन्य सभी मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं और बिजली विभाग वसूली और बिजली चोरी के मामले में लगातार कार्रवाई कर रहा है। जनपद नैनीताल के अंतर्गत राजस्व वसूली का प्रश्न है। तो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारी राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरे जनपद का 541 करोड़ रुपए निर्धारित था, जिसके अगेंस्ट हमने 524 करोड़ रुपए की वसूली पूरे साल में की है, जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 96.85% है। और अगर राजस्व वसूली की वृद्धि के दर से बात करें तो पिछले वर्ष 2023-24 और 22-23 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जनपद में जो राजस्व वसूली की वृद्धि है वो 13.84% रही है। चोरी का आपने प्रश्न किया तो पिछले वित्तीय वर्ष में बिजली चोरी के हमने लगभग 293 मामले पकड़े थे। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू, चिकनगुनिया को लेकर एडवाइजरी जारी की गई, जिसको लेकर नगर निगम एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि इस एडवाइजरी में साफ सफाई के साथ लर्विसाइडर के छिड़काव और फॉगिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन 15 मार्च से ही इस पर काम कर रहे हैं। इसके लिए प्रशासन कूड़ा वाहन और अखबार के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करेंगे। देखिए, जिस एडवाइजरी की आप बात कर रहे हैं इसमें नगर निगम को साफ सफाई व्यवस्था के लिए, फॉगिंग के लिए और लार्विसाइडल छिड़काव के लिए निर्देशित किया गया है। इसके बारे में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हम 15 मार्च से ही गतिविधियों को कर रहे हैं और लार्विसाइडल का छिड़काव भी प्रारंभ कर दिया गया है। एक इसमें विषय जागरूकता को लेकर भी है, तो हम जागरूकता के लिए भी इसमें अखबार के माध्यम से अपने कूड़ा वाहन के गोविंद नगर क्षेत्र में साल 1988 से डाले जा रहे कचरे का निस्तारण नहीं होने से लोग काफी परेशान हैं। परेशानी का समाधान नहीं होने से नाराज गोविंद नगर के लोगों ने नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात की और नगर आयुक्त को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने की मांग की है। वहीं लोगों ने बताया कि लाल बीट पानी में नगर निगम की तरफ से नया कचरा निस्तारण प्लांट लगाया जा रहा है, लेकिन वहां भी लोगों का विरोध है। उनका कहना है कि कुछ समय तक कचरा निस्तारण प्लांट का काम चलने के बाद अब फिर से काम बंद होने की जानकारी मिली है। ऐसे में गोविंद नगर के लोग भारी गर्मी में कचरे से उठ रही दुर्गंध को लेकर काफी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। मामला तो ये पिछले अनेक सालों से चल ही रहा है, जिसका कोई निदान नहीं हो रहा है। कभी क्या होता है कि कोई हमारे को पता चलता है कि एक आश्वासन सा मिलता है कि कूड़ा यहाँ जाने वाला है, लेकिन पता चलता है वहाँ कोई रेट हो गई, ये हो गई, कुछ न्यायालय पे। हम तो देखिए प्रॉब्लम क्या है कि रहने वाले लोग तो परेशान है पूरी तरह। हमारे को तो एक समाधान चाहिए। हमारे को ये नहीं चाहिए कि रोज बहाना ये बहाना। अब पिछले बहुत दिनों से इतनी भयंकर बदबू आ रही है कि खाने के साथ साथ बदबू खा रहे हैं, दमे के मरीज बनते जा रहे हैं। मकान बेचने की कोशिश, अब तो मोहल्ले में ये लोग बोलने लगे कि अपने मकान बेचो, निकलो यहाँ से। वो खरीदने को कोई तैयार नहीं है इतनी। देहरादून में मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभाग में लंबे इंतजार के बाद मरीज की सर्जरी की बारी आई
तो पता चला कि डॉक्टर अपनी नौकरी छोड़कर चले गए हैं, जिससे मरीजों को सर्जरी के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दून अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि यूरोलॉजी विभाग में एक डॉक्टर है और वो भी अपनी नौकरी छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों को सर्जरी की तारीख दी गई है, उन मरीजों की सर्जरी अन्य सर्जन करेंगे। ऐसे में मरीज को अन्य अस्पतालों का रुख भी करना पड़ सकता है। देखिए, इसमें एक डॉक्टर एक ही है और वो बड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा रेफ़र केसेज यहीं पर हमारे, चूँकि एक बड़ा अस्पताल है पूरे उत्तराखंड में ये, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीज उनके पास आ रहे थे। इस बीच में चूँकि हमने ओपीडी भी शिफ्ट की थी, तो उसके कुछ कार्य को लेकर इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी बीच में, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने अभी रिजाइन भी कर दिया है। तो एक नए डॉक्टर की खोज भी की जा रही है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग की इस तरह की सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं हमें। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, जिसके चलते शहरवासियों के गले सूखने लगे हैं। शहर में क्षेत्रों में पानी की परेशानियां होने लगी हैं, जिसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना संग महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने आमजन के साथ मिलकर राजधानी देहरादून के उत्तराखंड जल संस्थान कार्यालय का घेराव किया। इस बीच सूर्यकांत धमसाना ने कहा कि अगर सरकार और विभाग ने जल संकट की समस्या का समाधान नहीं किया तो वो किसी भी हालत में अधिकारियों को चैन से नहीं बैठने देंगे। देखिए, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो कुछ क्षेत्रों में लो प्रेशर की समस्या हो गई है और कहीं कहीं पर कई बार ट्यूबवेल सपोज नहीं चल रहा है, बिजली नहीं है, तो शाम तक ठीक होगा, तो एक टाइम की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो गर्मियों में तो सबको चाहिए ही पानी, तो इसीलिए ये लोग यही कंप्लेन कर रहे थे थोड़ा कि एक तो प्रेशर कम हो रहा है और सेकेंडली कहीं कहीं पे जो हाइट वाले इलाके हैं उसमें पानी कम पहुँचता है। पूरा देहरादून महानगर इस समय पेयजल के संकट से जूझ रहा है। राजपुर से लेकर के और आसा रोड़ी तक, कुठाल गेट से लेकर के और हर्रावाला तक शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पानी का संकट ना हो। आज महानगर के अध्यक्ष जी, हमारी महानगर की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी और देहरादून के तमाम वार्डों के लोग मेरे साथ यहाँ पर महाप्रबंधक के कार्यालय। अल्मोड़ा के स्यूनरा कोट में एक बड़ा हादसा हो गया। जंगल की आग की चपेट में आने से 2 लीसा श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य श्रमिक बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि ये श्रमिक नेपाल मूल के हैं, जो लीसा निकालने के लिए जंगल गए थे। इसी दौरान जंगल में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया और चारों श्रमिक आग की चपेट में आ गए। वहीं वन विभाग के डीएफओ दीपक सिंह ने बताया कि इस मामले की जाँच की जा रही है। देखिए, एक आदमी यहाँ जल के। अल्मोड़ा जनपद के हवालबाग ब्लॉक में सुनराकोट वन पंचायत के अंतर्गत आज एक बनागनी की घटना हुई, जिसमें आग बुझाने के चपेट में 4 नेपाली मजदूर आग के इसमें चपेट में आ गए, जिसमें वो काफ़ी बुरी तरीके से झुलस गए। इसमें 2 लोगों की डेथ हो गई है और 2 लोग घायल हैं, जिनको बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई है और वो आउट ऑफ डेंजर हैं। डेड बॉडी को पुलिस अपने कस्टडी में लेकर पीएम के लिए भेज दी है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।